गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 3 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पीडीएफ कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 3 फरवरी के करंट अफेयर का। हाल ही में बजट आया था, आप सभी को पता है। यहां पर हमारा क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना हाल ही में अनाउंस की गई है? तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2025-26 के लिए बजट को पेश किया है, जिसमें एक नई योजना को, नई स्कीम को अनाउंस किया गया है और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखिए, अभी क्योंकि योजना को लॉन्च नहीं किया गया, अनाउंस किया गया है, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी इसके बारे में नहीं बताई गई। लेकिन हमें यहां पर यह पता चलता है कि एग्रीकल्चर में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम लाई जाने वाली है और इंडिया के 100 कृषि जिलों में इसे लागू किया जाएगा और इससे ऑल ओवर इंडिया 1,70,00,000 किसानों को यहां पर लाभ होने वाला है इस स्कीम के कारण। तो बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर के विकास के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। बजट के बारे में यहां पर हम कैजुअली देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए, हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट अनाउंस किया जाता है। पहले यह 28 फरवरी को किया जाता था, एंड में, फरवरी के एंड में, लेकिन 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी किया गया। अब निर्मला सीतारमण भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने लगातार 8 बार बजट को पेश किया है। यहां पर एक वर्ड यूज किया है मैंने, लगातार 8 बार केंद्रीय बजट को पेश करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला सीतारमण। सबसे ज्यादा बार अभी तक केंद्रीय बजट को पेश किया है मोरारजी देसाई ने, 10 बार, लेकिन लगातार पेश नहीं किया। इसके अलावा पी चिदंबरम ने भी 9 बार बजट को पेश किया है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट को पेश किया है, लेकिन लगातार 8 बार बजट को पेश करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण। अब यहां पर देखिए, बजट 2025-26 की बात कर लेते हैं कैजुअली। किस स्कीम में कितना पैसा आवंटित किया गया है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहां पर हम देख लेते हैं। जो बजट है उसकी थीम रखी गई है सबका विकास। अब यहां पर बजट के साइज की बात करते हैं तो 50,65,345 करोड़ रुपए यह बजट का साइज है। टोटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात की गई है। टोटल बजट ये लोकेट किया जाएगा पूरे साल भर और इतना एक्सपेंसेस किया जाएगा, एक्सपेंडिचर। यहां पर फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट की, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो कि लास्ट ईयर 4.8% था 2024-25 के बजट में, वो अब यहां पर रहेगा 4.4% 2025-26 के बजट में। राजकोषीय घाटे की यहां पर बात की गई है। जो पैसा आएगा अलग अलग स्कीम्स के लिए पूरे साल भर, वो कहां से आएगा? तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज से लिया जाएगा, 24% यहां से आएगा। इसके अलावा 22% हमें देखने को मिलेगा इनकम टैक्स से। गवर्नमेंट के पास 22% आएगा पूरे बजट का इनकम टैक्स से। अब यहां पर अलग अलग स्कीम्स में जो पैसा आवंटित किया गया है, यहां पर देखिए, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि पीडीएफ ले लेना। मेन स्कीम से जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में आपको बता देता हूं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 9,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,260 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट मनरेगा, इसकी बात करते हैं तो 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 54,832 करोड़। स्पेस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए 10,230 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
इसकी बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2,03,000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए। खेलो इंडिया की बात करते हैं तो खेलो इंडिया के लिए आवंटित किए गए हैं 1,000 करोड़ रुपए। इंडिया एआई मिशन की बात करें 2,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को हर साल दिए जाते हैं, 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2,700 करोड़ और नेशनल गंगा प्लान 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो पॉज करके मेन चीजें आप देख लेना या फिर पीडीएफ में से देख लेना। तो यहां पर हमको पता चलता है कि 2025-26 के बजट में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 50,65,000 करोड़ रुपए का है। यहां पर जो टोटल रिसिप्ट है, जो टोटल प्राप्तियां होंगी वो होगी 34.96 लाख करोड़ रुपए। यहां पर बोरोइंग को साइड रखा गया है, जो हम बोरोइंग करेंगे, ऋण लेंगे, उसको यहां पर ऐड नहीं किया गया। फिस्कल डेफिसिट की यहां पर बात करते हैं तो शुरुआत में मैंने आपको बताया जीडीपी का ये 4.4% का टारगेट रखा गया है, जो कि लास्ट ईयर 4.8% था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रहेगा ऑलमोस्ट 11.21 लाख करोड़ रुपीस का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जहां पर पैसा व्यय किया जाएगा और फिर वहां से कमाया भी जाएगा, है ना। कैपिटल फॉर एग्जांपल नई रेल चालू करी, है ना, रेलवे का विकास किया, अब रेल से पैसा भी कमाएंगे। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 11.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.1% है। जीडीपी ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के लिए वो 6.3% से लेकर 6.8% तक का रखा गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि बजट में हमको पता होना चाहिए। जो अनाउंसमेंट किए गए हैं इंपॉर्टेंट, उसमें बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन सीमा जो 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया। असम में यूरिया प्लांट बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है। टॉय सेक्टर प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी ताकि इंडिया को ग्लोबल टॉय हब बनाने का आगे बढ़ावा दिया जा सके। जल जीवन मिशन को बढ़ाया गया है 2028 तक। ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किए जाने की योजना है। 1 करोड़ पांडुलिपियों को यहां पर बचाने का प्लान है। तो ये अदर अनाउंसमेंट है केंद्रीय बजट 2025-26 में, ठीक है। स्पेसिफिक वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, वो आप देख लेना, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो इंडिया में हाल ही में नए 4 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। 4 नई रामसर साइट्स जुड़ी है इंडिया में। अभी तक इंडिया में अगर हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो 85 थी। पहले आपके दिमाग में आएगा सर रामसर साइट्स क्या है? देखिए कन्वेंशन यहां पर हमको समझ में आना चाहिए। रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन होता है जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए था। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों करना पड़ रहा है? देखिए पहली चीज तो उपजाऊ भूमि को रेगिस्तानी मरुस्थली भूमि से में डेवलप कन्वर्ट होने से बचाना। सेकेंड चीज, जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमियां होती है, नदियों के किनारे का क्षेत्र, तालाबों का क्षेत्र, झीलों का क्षेत्र, एक तो काफी सारी प्रजाति, जो जीवों की प्रजातियां है, पक्षियों की प्रजातियां है, उनके लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र होता है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए ये क्षेत्र बहुत जरूरी होते हैं, तो इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ था 1971 में, ताकि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा सके। अब जो भी ऐसी भूमि है जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। इंडिया में अभी तक 85 रामसर साइट्स हैं पूरे इंडिया में। अब 4 नए जुड़े और यह रामसर साइट की संख्या हो गई 89। कितने जुड़े हैं? 4। तो यूनेस्को ने हाल ही में 4 नए वेटलैंड को इंडिया में रामसर साइट की श्रेणी में शामिल किया है। देश में रामसर साइट की संख्या हो गई है 89। अच्छा, कौन से 4 हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तक्रा कोट्टई बर्ड सेंचुरी यह देखने को मिलेगी तमिलनाडु। थेरथगल बर्ड सेंचुरी यह भी तमिलनाडु में है। 2 ये हो गई।
एक सिक्किम का पहला रामसर साइट बनाया गया है खेचियो पलरी वेटलैंड। कहां पर है? सिक्किम। सिक्किम की पहली रामसर साइट। इसी तरीके से झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है उधवा झील, झारखंड में। तो ये 4 सेंचुरी या फिर झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। चारों को याद रखिएगा। अब कितने हो गए? 89। सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया में तमिलनाडु में हो गई है 20। पहले भी तमिलनाडु में ही थी 18, अब हो गई है 20 सबसे ज्यादा रामसर साइट। ओके, रामसर साइट की वैश्विक स्थिति देखें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में 2529 रामसर साइट है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर आता है यूके 176, सेकंड पर मैक्सिको 144 और इंडिया में 89। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया में देखने को मिलती है। ओके, कितनी हो गई? 89। रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन मैंने आपको समझा दिया है कि रामसर समझौता क्या था। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था ताकि आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा सके। ओके, तो इंडिया में 4 अभी नई रामसर साइट घोषित की गई यूनेस्को के द्वारा और रामसर साइट की संख्या हो गई 89। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं फ्रेंड्स कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सारे कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अभी के लिए आपको सारे कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे। आप कूपन कोड का यूज कर सकते हैं सरस्वती। किसी भी कोर्सेस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। किसी भी कोर्स को अगर आपको परचेस करने में, अवेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपकी अदर क्वेरी भी है तो आप कॉल कर लीजिएगा। तो फायदा उठाइए और वसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 1 फरवरी को। भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री सीमा है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। इसकी स्थापना वैसे तो 1 फरवरी 1977 में की जा चुकी थी, लेकिन इसको फिर बाद में ऑफिशियली रेगुलेट किया गया 1978 में। ओके, तो 1 फरवरी 1977 में स्थापना दिवस है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। तो इस साल 49th फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1977 में स्थापना हो चुकी थी 1 फरवरी को, और 1978 में इसे किया गया ऑफिशियली रेगुलेट। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है वर्तमान में हमारे पास। इसका मोटो है वयम रक्षामः। डायरेक्टर जनरल वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के देखने को मिलते हैं परमेश शिवमणि। इसके अलावा अगर हम इंडिया की कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो हमारी टोटल कोस्ट लाइन देखने को मिलती है 7516 किलोमीटर ऑलमोस्ट। इसके अलावा अगर हम आइलैंड टेरिटरी कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 2094 किलोमीटर है। तो मेनलैंड का अगर हम कोस्टल लाइन देखते हैं तो ये 5422 किलोमीटर का है। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 9 राज्यों से और 4 यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरती है। सारों के नाम यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए। हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया। ये किस पद पर कार्यरत रहे हैं? तो नवीन चावला भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यरत रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ओके 324 नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात करता है, और यहीं पर नेशनल इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन्हीं में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं नवीन चावला। हाल ही में इनका निधन हो गया 79 वर्ष की आयु में। इन्होंने सबसे पहले 2005 से लेकर 2009 तक अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम किया है, और इसके अलावा अप्रैल 2009 से लेकर जुलाई 2010 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। भारत के ये 16वें सीईसी थे, मतलब 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो हाल ही में निधन हो गया किनका? तो यह है नवीन चावला। कितने वर्ष की आयु में? 79 वर्ष की आयु में।
हाल ही में लॉन्च किए गए स्वरेल सुपर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरेल सुपर ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य कि रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही बोल सकते हैं एप्लीकेशन पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं जो कि रेलवे से संबंधित है वो मिल जाए। इसीलिए रेलवे ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, स्वरेल सुपर ऐप। टिकट कंफर्मेशन, टिकट बुकिंग, ट्रेन की लोकेशन है ना, कौन सी ट्रेन लेट है, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म की जानकारी, स्टेशन की जानकारी, कोई शिकायत करना है किसी को, ये सारी जानकारियां रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, इसलिए डेवलप किया गया है स्वरेल सुपर एप्लीकेशन को। इंडियन रेलवे का सुपर ऐप है स्वरेल के नाम से। तो हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपना स्वरेल सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इसे हाल ही में विकसित किया है। ऑल इन वन एप्लीकेशन है, यात्रियों को सारी सुविधाएं, सारी जानकारियां जो भी उनको चाहिए वो एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अलग अलग एप्लीकेशन पर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि रेलवे के जितने भी यात्री हैं उनकी जो जर्नी है उसे और आसान बनाया जा सके। तो इसके लिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है स्वरेल सुपर ऐप। आगे आएंगे, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारतीय मूल की एक नासा की एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। आपको पता है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है, क्योंकि जिस विमान के साथ, अंतरिक्ष यान के साथ ये गई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो ये पिछले साल से अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है। अभी सुनीता विलियम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने सबसे लंबे समय तक का स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड महिलाओं में अपने नाम किया है। अब आप सोचेंगे स्पेस वॉक क्या है? तो अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उससे बाहर निकलकर स्पेस में घूमना, कुछ काम करना, कुछ नमूने भी कलेक्ट करना है तो वो करना। तो अपने स्पेस क्राफ्ट के बाहर निकलकर अंतरिक्ष में वॉक करना, अंतरिक्ष में घूमना, है ना, बाहर निकलना कुछ भी काम के लिए, इसे कहा जाता है स्पेस वॉक। तो महिलाओं में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड अपने नाम किया इंडियन ओरिजिन की नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने। इनका जो रिकॉर्ड है नया 62 घंटे 6 मिनट का है। पहले ये जो रिकॉर्ड था विमेन में, ये नासा की ही पूर्व एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन के नाम था। तो पेगी विटसन के नाम था 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ा है 62 घंटे 6 मिनट के साथ सुनीता विलियम्स ने। आपको पता है लास्ट ईयर नासा के एयरक्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट था बोइंग स्टारलाइनर, इसके माध्यम से 2 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे अंतरिक्ष में। एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और दूसरे थे बुच विल्मर। जो बोइंग स्टारलाइनर था इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया और कैप्सूल जो था, मतलब जो ईंधन का कैप्सूल था, उसमें कुछ यहां पर फॉल्ट आ गया। तकनीकी खराबी के कारण अब ये वापस नहीं आ पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने स्पेसएक्स के किसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से इन दोनों को वापस लेकर आए। पर अभी तो ये दोनों ही अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे लंबा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड महिलाओं में अब किसके नाम आ गया है? सुनीता विलियम्स के नाम। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला एडिशन लॉन्च किया है? तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर। इन्होंने महिलाओं पर एक बुक लिखी है जिसका पहला एडिशन इन्होंने लॉन्च किया और इसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर वंश की एक शासिका रही है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर, उनके साहस और उन्होंने होलकर साम्राज्य को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और इसके साथ ही मतलब अहिल्याबाई होलकर का एग्जाम्पल देकर महिलाओं की जो नेतृत्व क्षमताएं उसके बारे में बताया है विजया रहाटकर ने अपनी इस बुक में। देखिए 31 जनवरी 2025 को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था, 33वां स्थापना दिवस। और यहां पर जो थीम रखी गई थी नारी तू नारायणी, इस थीम के साथ 33वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का।
और इसी दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष प्रेसिडेंट विजया रहाटकर ने अपनी लिखी बुक का पहला एडिशन जारी किया। बुक का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। और किस पर आधारित है? तो ये अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन पूरे भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक स्टेचुअरी बॉडी है, वैधानिक संस्थान है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 में, और पहली अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक, और वर्तमान में है विजया रहाटकर। 2024 में ही इनको अपॉइंट किया गया है, लास्ट ईयर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस डिसीज से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीकी देश जिसको हाल ही में WHO ने रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है, यह है नाइजर। आंसर नहीं लिया हमने, नाइजर, आंसर सी। रिवर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो नदियों के किनारे एक मक्खी पाई जाती है, ब्लैक फ्लाई, उसके काटने से यह रोग फैलता है। अफ्रीकी देशों में बहुत ही कॉमन डिसीज के रूप में देखा जाता है। तो WHO ने नाइजर को रिवर ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के लिए, खत्म करने के लिए या मुक्त करने के लिए मान्यता दी कि नाइजर अब पूरी तरीके से इस बीमारी से मुक्त है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह दुनिया का अभी तक केवल 5वां देश है और अफ्रीका का पहला देश है। ठीक है। अगर हम रिवर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो यह जो बीमारी है पैरासाइट के कारण फैलती है, पैरासाइट से होने वाली डिसीज है, संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलती है। और नदी या वाटर सोर्सेस के आसपास गंदे क्षेत्रों में, अफ्रीका अगर हम महाद्वीप को देखें तो थोड़ा बैकवर्ड देखने को मिलता है, तो वहां पर नदियों के किनारे, वाटर सोर्सेस के किनारे बहुत ही ज्यादा दूषित होते हैं। तो ऐसी जगह पर ब्लैक फ्लाइज पनपती है और इनके काटने से फैलता है रिवर ब्लाइंडनेस। नाम से समझ में आ जाएगा कि भाई अंधापन आ जाना, स्किन डिसीज हो जाना, ये छोटे मोटे सिम्टम्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ब्लाइंडनेस सबसे मुख्य जड़ है इस बीमारी के कारण होने वाला। तो मुख्य रूप से जो सहारा अफ्रीका का जो सहारा क्षेत्र है, वहां पर यमन, लैटिन अमेरिकी देशों के कुछ हिस्सों में यह बीमारी बहुत ही घातक है। नाइजर से पहले भी 4 देश है जिन्होंने इस डिसीज पर विजय प्राप्त किए, खत्म किया है। कोलंबिया 2013, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको। 30 जनवरी को एक डे मनाया गया था, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। आपको पता है जो हम इस बीमारी की बात कर रहे हैं, रिवर ब्लाइंडनेस की, वो बीमारी भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के अंतर्गत ही गिनी जाती, क्योंकि इसके लिए भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत ही कम फंड दिया जाता है, क्योंकि ये यूरोपीय देशों में कम देखने को मिलती है। तो रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने वाला देश कौन बना है हाल ही में WHO के अकॉर्डिंग? तो ये बना है नाइजर, 5वां देश। हाल ही में माना मित्र पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो माना मित्र पहल या इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने माना मित्र इनिशिएटिव की शुरुआत की राज्य में। यहां पर समझिए कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, ये व्हाट्सएप के आधार पर, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी। गवर्नमेंट व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से राज्य के हर नागरिक तक पहुंचेगी। इसी स्कीम को नाम दिया है माना मित्र चैटबॉट या फिर माना मित्र इनिशिएटिव। ऑलमोस्ट राज्य की जो 161 गवर्नमेंट स्कीम्स और सेवाएं हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हर नागरिक को उपलब्ध करवाया जाएगा। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर उनको कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए तो वो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं आंध्र प्रदेश में, उनकी सरकारी सेवाओं तक पहुंच हो सके, उनको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी मिल सके सारी स्कीम्स की, उसके लिए लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने माना मित्र चैटबॉट या फिर इनिशिएटिव। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? तो पहले आंसर ले लेते हैं, फिर अवार्ड की बात करेंगे। पॉली उमरीगर अवार्ड 2025 में अभी BCCI ने दिया है जसप्रीत बुमराह को। अभी आपको पता है ICC है ना,
प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 भी किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह। अब बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड भी किसको दिया? जसप्रीत बुमराह को। देखिए, बीसीसीआई एक अवार्ड का आयोजन करता है, नमन अवार्ड। 2006 में शुरू कर दिया था, लेकिन 2019 के बाद से यह बंद था। अब 2025 में फिर से दिए गए हैं नमन अवार्ड। बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो बेस्ट खिलाड़ियों को जो साल भर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्रिकेट में, बेस्ट टीम, बेस्ट एम्पायर, इन सभी को अवार्ड्स देती है। और यही अवार्ड है नमन अवार्ड। 2019 के बाद अब यह दिया जा रहा है 2025 में। अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग अवार्ड होते हैं, है ना। सभी फॉर्मेट में दिए जाते हैं, T20, टेस्ट हो, रणजी हो, है ना, घरेलू क्रिकेट हो, सभी के सेक्टर में दिए जाते हैं। अब यहां पर पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड दिए गए। अच्छा, पहले मैं आपको अवार्ड बता देता हूं कि कौन कौन से मेन अवार्ड है, फिर हम चलेंगे लिस्ट पर। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है नमन अवार्ड के तहत। फिर पॉली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल मेल क्रिकेटर को दिया जाता है, यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी बेस्ट विमेन क्रिकेटर जो है, सीनियर और जूनियर दोनों को दिया जाता है। एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी दी जाती है अंडर 19, अंडर 23 क्रिकेट में जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको। माधवराव सिंधिया अवार्ड दिया जाता है रणजी ट्रॉफी में जो बेस्ट प्रदर्शन करता है उस टीम को। अब यहां पर मेन मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैंने सारे अवार्ड लिए हैं पर आपको ये पीडीएफ में देखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई ने दिया 2025 के लिए सचिन तेंदुलकर को, और ये 2024 की परफॉर्मेंस के आधार पर दिए गए हैं ना। पॉली उमरीगर अवार्ड ये दिया गया है बेस्ट इंटरनेशनल मेल क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा ये तो फिर नॉर्मल ही है। बेस्ट अगर इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेटर की बात करें, स्मृति मंधाना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दिया गया रविचंद्रन अश्विन को। वनडे में सबसे ज्यादा रन के लिए अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। इसके अलावा वनडे में सर्वाधिक विकेट महिला के लिए दीप्ति शर्मा। जगमोहन डालमिया अवार्ड की बात करते हैं तो यह दिया गया प्रिया मिश्रा। सीनियर घरेलू महिला क्रिकेट तो यह है प्रिया मिश्रा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन रिकी भुई को दिया गया। और इसके अलावा बस यही अवार्ड हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं नॉर्मली। तो मेन आप यहां पर देख लेना, पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन पॉली उमरीगर अवार्ड से है, तो ये किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। डन। तो आई होप आपको यहां पर ये अवार्ड समझ में आए होंगे और आपने इजी समझा होगा 3 फरवरी के सभी करंट अफेयर को। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, कल के सेशन में क्या था हमारा? 30 जनवरी 2025 को मनाया गया सोनम लोसर त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमांग समुदाय। हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया? शुभांशु शुक्ला को। हाल ही में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, अभी हमने बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा। हाल ही में इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यूके सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन के सह अध्यक्षता करने वाले हैं? तो पेरिस एआई सेफ्टी समिट है। आगे, हाल ही में किस 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की है? तो ये 3 देश है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई जिससे एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। और हाल ही में चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा कहां पर? एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन के थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर
रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना 1957। वेदों की और लोटो नारा किसका है? दयानंद सरस्वती। और असम में कामाख्या देवी मंदिर पर जो त्योहार या फेस्टिवल आयोजित किया जाता है वो है अंबुबाची मेला। ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, पावी और चकमा जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? भाखड़ा नंगल परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? और दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है? एक से अधिक है तो सारे स्टेट के नाम बता देना, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सेल चल रही है तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।